उत्तराखंड की राजनीति में पिछले 1.5 महीने से जो हैरान करने वाला खेल चल रहा है, अब उसका क्लाइमेक्स होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि 10 मई को हरीश रावत विधानसभा में बहुमत साबित करें। सस्पेंस इस बात को लेकर था कि क्या बहुमत परीक्षण में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा। इसका जवाब भी आज मिल गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की याचिका खारिज कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अगुवाई में कांग्रेस के बागियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान कांग्रेस के बागी विधायक वोटिंग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कांग्रेस अपने लिए राहत और बागियों और बीजेपी के लिए बड़ा झटका बता रही है। हालांकि हरीश रावत पर सरकार पर विधायकों की खरीद फरोख्त का जो आरोप एक नए स्टिंग के बाद लगा है, उस पर कांग्रेस चुप है और हरीश रावत नार्को टेस्ट कराने की चुनौती दे रहे हैं, लेकिन उस स्टिंग पर नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक स्वर्णिम इतिहास लिखा। एंटी डिफेक्शन कानून को लागू किया। जो 9 बागी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने धनबल और बाहुबल का प्रयोग करके उत्तराखंड में प्रलोभन दिया था, उनको वोट के अधिकार से वंचित किया। राजनीति में शुचिता की जीत हुई, प्रजातंत्र की जीत हुई और उत्तराखंड की देवभूमि की जनता के आशीर्वाद से और प्रजातंत्र की परिपाटी पर कांग्रेस कल अपना संपूर्ण बहुमत सदन के पटल पर साबित कर देगी, ऐसी उम्मीद है। फैसले के बारे में कोई व्याख्या करना उचित नहीं है। और भी मंत्री लोग जो भी होगा कल है, वहां ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ है, मगर इस विषय के बारे में उत्तरांचल से हटके देश भर में जो स्पीकर्स का जो पावर्स है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके बारे में एक बार सबको सोचना पड़ेगा। कारण क्या है, कई इलाके में डिफेक्शंस हो रहे, किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे, 3 महीने 6 महीने 7 महीने। एक पार्टी से जीत के आके दूसरी पार्टी में जाके बैठ रहे और दूसरी पार्टी का फ्लैग ले रहे और दूसरी पार्टी का प्लेटफॉर्म में खड़े होकर भाषण दे रहे और दूसरी पार्टी में जाके मंत्री बन रहे, फिर भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो रहे। एक बात और चर्चा में आई है, जो स्टिंग इत्यादि का कहा जा रहा है, लोगों ने उत्तराखंड को स्टिंग की धरती बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि ब्लैकमेलर्स की धरती बन करके रह गई है। मैंने कल अनाउंस किया था कि इसके खिलाफ मैं एक संघर्ष यात्रा भी प्रारंभ करूंगा, उसकी भी हम शुरुआत करेंगे। लेकिन एक बात आज मुझे पढ़ने को मिली, ये सुझाव आया है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए इस मामले में। मैं अपने को वॉलंटियर कर रहा हूं नार्को टेस्ट के लिए। नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूं नार्को टेस्ट के लिए। और मैं ये चाहता हूं कि इसमें जो है बशर्ते अमित शाह, श्री विजय वर्गीय, श्री श्याम जाजू, श्री भगत सिंह कोश्यारी और उनके सीएलपी के लीडर जो है और दूसरे लोग भी, कई लोग हैं जिसमें एक आधो नौकरशाह भी सम्मिलित है, वो भी अपने को नार्को टेस्ट के लिए प्रस्तुत करें। क्योंकि हमारे विधायकों को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऑफर्स के साथ अप्रोच किया है और मैं चाहता हूं कि उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। और मैं पहले व्यक्ति के रूप में जो है मैं पूरे देश के सामने कह रहा हूं कि मैं वॉलंटियर कर रहा हूं। तो सबकी नजरें इस ओर लगी हुई हैं कि क्या शक्ति परीक्षण जीत लेंगे हरीश रावत। ये भी बड़ा सवाल है और ये भी बड़ा सवाल कि स्टिंग में फंस जाने के बाद क्या उनकी मुख्यमंत्री के तौर पर मोरल अथॉरिटी रह गई है, क्योंकि एक आरोप तो उन पर लग ही गया है जिस पर सीबीआई जांच कर रही है। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन अनिल बलूनी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। राजीव त्यागी जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो हमारे साथ मौजूद है। उमेश शर्मा जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, एडिटर इन चीफ है समाचार प्लस चैनल के, जिन्होंने दोनों स्टिंग ऑपरेशन किए, वो हमारे साथ मौजूद है, जिनकी टीम ने किया और जिन्होंने किया। मथुरा दत्त जोशी जो कि स्पोक्स पर्सन है उत्तराखंड कांग्रेस के, वो हमारे साथ मौजूद है। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी, आपके जाने पहचाने चेहरे, वो भी हमारे साथ मौजूद है। राजीव जी, चूंकि अनिल नहीं आए हैं इसलिए मैं आपसे शुरुआत करूंगा। मुझे एक सवाल का जवाब दे, कल जो मदन सिंह बिष्ट जिस एमएलए का स्टिंग ऑपरेशन हुआ, मदन सिंह बिष्ट के स्टिंग ऑपरेशन पर खामोश क्यों है कांग्रेस? क्योंकि मदन सिंह बिष्ट तो कह रहा है हरीश रावत ने 25-25 लाख रुपए दिए, हरीश रावत जो है वो अवैध धन कमा रहे हैं। मदन सिंह बिष्ट यहां तक कह रहे हैं कि ये पैसे इसलिए दिए गए ताकि ये हमारा खर्चा पानी है। और ये स्टिंग तब हुआ जब सबको पता था कि उत्तराखंड में स्टिंग के ऊपर स्टिंग का गेम चल रहा है। मुझे ये बताइए कि मदन सिंह बिष्ट कहां गायब है और उनके स्टिंग ऑपरेशन पर आपकी पार्टी क्यों खामोश है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नई एक टीम आई है जिसको आप कहते हैं स्टिंग टीम,
और वो स्टिंग खेल खेलने का काम कर रही है। और मैं इस पर बहुत स्पष्ट कह दूं, मदन सिंह बिष्ट साहब ने जो कहा है, स्टिंग में भी जो कहा है, उसकी भी जांच भारतीय जनता पार्टी के पास सारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच करा ले। कांग्रेस पार्टी जांच का स्वागत करेगी, नंबर 1। नंबर 2 बात, एफआईआर एक मदन सिंह बिष्ट ने भी की है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के एमएलए को खरीदना चाहती है, क्या उन पर दबाव बनाने का कार्य कर रही है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए दीपक जी, 2 विषय हैं यहां पर। एक तो स्टिंग का विषय हो गया, स्टिंग के विषय से बड़ा विषय जो है कि भारतीय राजनीति, भारतीय प्रजातंत्र किन दिशाओं में, किस दिशा में चलने का काम करे। सर, इस पे तो हम बात कर लेंगे, प्रजातंत्र पे किस दिशा में जा रहा है, ये तो बहुत व्यापक विषय और देश में इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन जो मूल मुद्दा है कि कल फिर से आपके एक विधायक स्टिंग में फंस गए, जबकि सबको ये डर था, सबको ये अंदेशा था कि एक दूसरा स्टिंग हो सकता है। मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिए, वो मदन सिंह बिष्ट क्यों खामोश है? क्या वो स्टिंग में है? कांग्रेस इस बात को मानती है? और दूसरा मेरा सीधा सवाल, अगर वो स्टिंग में है तो कांग्रेस क्या उनका सपोर्ट लेगी या सपोर्ट उनको देगी? आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के। देखिए, ना तो मैं जांच एजेंसी हूं, ना आप जांच एजेंसी। कांग्रेस पार्टी का तो कोई स्टैंड होगा ना? मैं क्लियर कर दिया स्टैंड, मैंने स्टिल क्लियर कर दिया। ना कांग्रेस पार्टी का तो कोई स्टैंड होगा। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही तो क्लियर कर रहा हूं मैं। क्या स्टैंड है? मेरा बहुत क्लियर स्टैंड है और पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है कि जो भी दोषी हो किसी भी विषय में। अरे दोषी तो सब, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन एक मिनट तो बताइए। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा हूं। जांच कौन करेगा? जांच सीबीआई से कराइए, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से कराइए, या सरकार कोई ऐसी संस्था बनाए जो जांच करे। जांच करके इस प्रामाणिकता तो सिद्ध कर ले दोनों स्टिंग्स की, वो प्रामाणिक है या नहीं है दोनों स्टिंग्स। प्रामाणिक क्या? हरीश रावत जी ने खुद ने शो में माना है। हरीश रावत जी, बिल्कुल हरीश रावत जी ने माना। हरीश रावत जी, बात करी। आपको हरीश रावत जी की तारीफ करनी चाहिए कि हरीश रावत जी ने अपने आप को नार्को टेस्ट के लिए प्रस्तुत कर दिया है। क्या अमित शाह जी नार्को टेस्ट के लिए प्रस्तुत करेंगे? एक बार क्या? आपसे काउंटर आर्ग्यूमेंट करता हूं, क्या अमित शाह किसी स्टिंग में है? एक सेकंड, क्या अमित शाह किसी स्टिंग में है? क्या अमित शाह पर कोई आरोप है जिस तरह से आपके मुख्यमंत्री पर है कि वो टेप पर इस बात को कहते हुए दिख रहे हैं कि भैया आप कमा लो, आप टॉपअप कर लो, आप सबको? देखिए, नार्को टेस्ट जो होता है, ये टेस्ट सच्चाई जानने के लिए होता है। अगर देश के लोकतंत्र को आप, ये देश में हर आदमी जानता है। ये सुनिए, मेरे को जवाब दे दीजिए प्लीज। अगर आप सच्चाई की तरफ जाना चाहते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर ने, हरीश रावत जी ने अपने आप को प्रस्तुत किया। क्या अन्य लोग बात प्रस्तुत करेंगे नार्को टेस्ट के लिए? बिल्कुल प्रस्तुत करना चाहिए उनको भी, और इससे गरिमा रहेगी। दूसरी बात, जो आदमी स्टिंग में फंस गया वो अपने को बचाने के लिए डिबेट में आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं बीच में नहीं बोलूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा। और इस डिबेट को हल्का मत करिए, बीच में बोल। कोई हल्का नहीं होता इससे डिबेट हल्का नहीं होता। नहीं, मेरा कहना है, आप कह रहे हैं कि हरीश रावत जी ने स्वयं को पेश किया। हरीश रावत जी एक स्टिंग में साफ कहते दिख रहे हैं कि मैं टॉपअप में लौटा दूंगा, ये कर दूंगा, तो ऐसा व्यक्ति तो स्वयं को पेश करेगा ही, लेकिन उसके कहने से दूसरे का नार्को टेस्ट हो जाए, ये कहां का विधान कहता है? देखिए, ऐसा है, जो आपने बात कही उसके लिए सीबीआई जांच कर रही है। हमें सीबीआई पे भरोसा है, हालांकि वो पंख कटौता हो चुकी है, पंख कटौता, पंख कटे में सीबीआई मदन सिंह बिष्ट वाले की जो विषय है, मदन सिंह वाले बिष्ट वाले विषय में मदन सिंह जी ने एक एफआईआर कराई है, तो उसकी भी तो जांच होनी चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं आपको अपने सूत्रों से एक चीज बताना चाहता हूं, मैं अपने सूत्रों से बताना चाहता हूं, लास्ट सेंटेंस, मैं अपने सूत्रों से बताना चाहता हूं, यहां से हवाई जहाज उड़ रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन उड़ रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन में पैसा जा रहा है, मंत्री लेकर के जा रहे हैं, महेश शर्मा जी गए, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, और कैलाश विजयवर्गीय जी साथ गए उसमें। उन चार्टर्ड प्लेन्स की भी तो जांच होनी चाहिए कि उसका पैसा कहां से आ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी को जांच से आप से महरूम कर देंगे? उनकी भी तो जांच होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने एक बात कही थी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देश की राजनीति कवर की है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रजातंत्र बड़ी चीज है, स्टिंग बड़ी चीज है? प्रजातंत्र बचेगा, संवैधानिक संस्थाएं बचेंगी, विधानसभाएं बचेंगी, लोकसभा बचेंगी, तभी जाकर के आप स्टिंग की जांच कर सकते हैं या किसी अन्य चीज की जांच कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रिमंडल देश की विधानसभा को नहीं चला सकता, ये कांग्रेस पार्टी मानती है। चलिए, मैं ये मानता हूं कि कई बार स्टिंग जरूरी हो जाता है, और आपको याद होगा जब कैश फॉर, हालांकि मैं स्टिंग का बहुत विरोधी हूं। चलिए, मैं बहुत व्यक्तिगत, मैं भी आपसे मिलने गया, मैं आपसे भी मिलने गया, और गुड फेथ में मैं आपकी बात कैमरे में कर लूं, आप मेरी बात ड्राइंग रूम में बैठ करके, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो लोग डिस्कशन के दौरान करते हैं, तो जो कहते हैं वो सच बोलते हैं, मतलब हरीश रावत कह रहे थे। सुनिए, मैं बहुत स्पष्ट बताऊं, स्टिंग की जो राजनीति है, अल्टीमेटली बूमरैंग करके स्टिंग करने वालों को भी क्या नाम से स्टिंग करेगी कहीं ना कहीं।
चलिए ठीक है, उमेश भी आपके पास आऊंगा, मुझे अनिल के पास जाना है। अनिल बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा देर से हमसे जुड़े थे। अनिल, मैं ये कहूंगा, ये आरोप है आप पर कि आज जिस तरह से बागियों को झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिस तरीके से 9 एमएलए की वोटिंग जो है उसमें उनको अधिकार नहीं है वोट डालने का, ये बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पे, नैतिक तौर पे, दोनों तौर पे बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी पहले दिन से कह रही थी कि भाई असेंबली में बहुमत है नहीं, वो आपका भी सवाल, छोटा सवाल है 10 सेकंड का। भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल यह है कि जिस दिन पहली बार फ्लोर टेस्ट होना था, तब भारतीय जनता पार्टी मानती थी कि सरकार फ्लोर टेस्ट पे नहीं जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या भारतीय जनता पार्टी फ्लोर टेस्ट को मॉनिटर कराना चाहेगी, अब फ्लोर टेस्ट के लिए राजी कैसे हो गई? चलिए अनिल जी। देखिए दीपक जी, अभी मैं सुन रहा था और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अमित शाह जी का नार्को टैक्स कर लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय का नार्को टैक्स कर लीजिए, हमारा नार्को टैक्स हो जाए, और इसने वो क्या, सबकी कहानियां सुना रहे हैं। अरे हरीश रावत को देश ने देखा है पैसे की बंदर बात करते हुए? किस चीज का नार्को टैक्स चाहते हो? क्या देखा नहीं है सबने पैसे? हरीश रावत ने स्वीकार किया उसको। आखिर मंडी सजाए हुए विधायकों की कह रहे हैं कि 25-25 लाख रुपए पे विधायक बिक रहे हैं, आप लोगों के इन हाउस परचेजिंग चल रही है। किस चीज का नार्को टैक्स चाहते हो? इससे 3 महीने पहले एक सीडी आई थी, जब हरीश रावत के सचिव हरीश रावत के लिए 10 करोड़ रुपए मांग रहे थे आबकारी नीति को बदलने के लिए। किस चीज की आप मानते हो? क्या हरीश रावत ने कभी डिनाई किया? क्या हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, किसी सीडी की जांच पर उनको आपत्ति रही? क्या हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, किसी की जांच बैठाई? क्या कोई मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं, क्योंकि हरीश रावत इसमें आरोपी हैं, हरीश रावत अपराधी हैं। और देखिए, हरीश रावत ने आपराधिक कृत्य किया है, उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। और यह राजीव त्यागी आज बड़ी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी बहुत ईमानदार देश की नेता है, राहुल गांधी सबसे ऑनेस्ट है। अगर सबसे ऑनेस्ट हो, सोनिया गांधी जी डिबेट कर रहे हैं, अगर सबसे ऑनेस्ट है, मुझे ये बता दें पहले भ्रष्ट मोदी जी और शाह जी के जो पहले हरीश रावत जैसे भ्रष्ट आदमी को बार-बार उत्तराखंड में शासन करने क्यों जाते हैं? सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को हटाइए जिसने इस देवभूमि का नाम कलंकित किया है। ऐसे व्यक्ति को हटाइए जिसने इस उत्तराखंड में यह प्रचलन चालू किया है। हटवा दीजिए ना, उत्तराखंड में जानते हैं राजीव त्यागी, हटवा दीजिए। आपको कल्पना नहीं है राजीव त्यागी, इस उत्तराखंड के बारे में कल्पना नहीं है आपको। ये उत्तराखंड देवभूमि है और इसके अंदर ये असुरिय कृत्य कर रहे हैं, ये इस तरह का असुरिय कृत्य कर रहे हैं हरीश रावत। दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमसे सवाल कर रहे हैं, हरीश रावत को स्वीकार कर चुके हरीश रावत ने सारी चीजों को, और निश्चित तौर पे हरीश रावत को सजा होगी। ये देखिएगा, जिस तरह के एविडेंस है, हरीश रावत सजा से बच नहीं सकते। जहां तक मेरे पास इको हो रही है बहुत ज्यादा दीपक जी, मैं आपका इको ठीक करवाता हूं। आपने अपनी बात कही, राजीव जी मैं आपके पास आऊंगा। उमेश, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि मदन सिंह बिष्ट जो हैं, जिनका आपने स्टिंग ऑपरेशन आपकी एसआईटी ने करा है, मैं बड़ा सीधा करना चाहता हूं, आप क्यों इंट्रैप करने में लगे हैं कांग्रेस के नेताओं को, ए, और दूसरा, ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, कोई चैनल स्टिंग ऑपरेशन करता है तो अपने चैनल पे दिखाता है, दूसरी एसआईटी ने करा है। मैं बड़ा सीधा करना चाहता हूं, आप क्यों इंट्रैप करने में लगे हैं कांग्रेस के नेताओं को, ए, और दूसरा, ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, कोई चैनल स्टिंग ऑपरेशन करता है तो अपने चैनल पे दिखाता है, दूसरों के उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाता है, तो क्या ये पत्रकारिता में एक नए और अलग तरह की ट्रेंड की शुरुआत नहीं है? हरीश रावत जी ने स्टिंग किया या किसी और ने किया? त्यागी जी, अब आपने बोल लिया, आप सुन लीजिए। दीपक जी, मैं पहली बात की ये शुरुआत करूंगा कि जिस दिन स्टिंग ऑपरेशन हुआ, 26 तारीख को रिलीज हुआ, उस दिन मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मुझ पर आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए। सीडी को डॉक्टर्ड बताया, फर्जी बताया, फरेब बताया। उसके 15 दिन बाद वो उनके जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। और जैसे ही सीबीआई जांच के आदेश हुए, उसके अगले दिन वो कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। क्या किसी मुख्यमंत्री को यह शोभा देता है कि वो हेलीकॉप्टर से उड़कर आए, एयरपोर्ट पर मिले और मजाक करे किसी पत्रकार के साथ कि राज्य बेचने की बात करे? दूसरी बात, राजीव त्यागी जी ने मुझे अभी एक बात कही कि जनतंत्र और लोकतंत्र की जो बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि आप बंद कमरे में देश बेचेंगे, बंद कमरे में प्रदेश बेचेंगे? ये कौन सा मजाक होता है कि आप बैठकर बताने लगे लोगों को कि हरीश रावत ने 27 करोड़ कमाए, हरीश रावत ने शराब नीति में क्या किया, हरीश रावत ने 1000 ट्रक रोज अवैध खनन के निकालते हैं, मैंने किस खनन माफिया को धमकाकर फॉर्च्यूनर मंगाई? ये नैतिकता है बंद कमरे में बैठकर बात करने की?
तो आप क्या लगा, अगर हम किसी चीज को एक्सपोज कर रहे हैं उसमें गलत क्या कर रहे हैं? आपको नार्को कराना है, हमारा करा लीजिए ना। अगर हरीश रावत जी को इतनी नार्को की बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कल मैंने ये बात बोली थी कि नार्को होना चाहिए। दूसरी बात रही मदन बिष्ट की, मदन बिष्ट ने पूरी की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी। सरकार में चल क्या रहा था, 12 विधायकों का वो नेतृत्व कर रहे हैं इस समय, 12 विधायक उनके साथ हैं। उन्होंने किस विधायक को कितने पैसे दिलाए उन्होंने पूरे देश के सामने बोला है। क्या अब हमारा ना तो इनके साथ कोई लेना है? दीपक जी आपसे बेहतर कौन जानता होगा, जब भाजपा सरकार के दौरान मेरे खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हुए, मेरा लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया, मेरे घर की कुर्की कर दी गई, मुझ पे इनाम रख दिया गया, तब कहां थे ये कांग्रेसी? तब ये कहते थे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। आज अगर मैंने कांग्रेस का कुछ खोल दिया तो मैं बीजेपी का आदमी हो गया। पहले ये तय कर लें कि मैं बीजेपी का आदमी हूं या कांग्रेस का आदमी हूं। राजीव जी, अगर ये सिर्फ साजिश है, ये स्टिंग दोनों साजिश है, तो मुझे बताइए कि पहली बार हरीश रावत जी इस साजिश में फंस गए और दूसरी बार बड़े बड़े नेता आपके जैसे मदन सिंह बिष्ट है, जाना माना नाम है, आप खुद जानते हैं, वो कैसे फंसते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के हम तो इन दोनों स्टिंग्स को फर्जी मान के चल रहे हैं। और आप फर्जी की परिभाषा क्या है? फर्जी की परिभाषा ये है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो सारे स्टिंग्स डॉक्टर्ड हैं, मैन्युफैक्चर्ड हैं और कहीं ना कहीं उसमें चीजें डाली गई है। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, दीपक जी इस बात का जवाब मैं देना चाहूंगा। दीपक जी इस बात का जवाब मैं देना चाहूंगा। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं, अगर इस स्टिंग के अंदर एक भी ऑडियो वीडियो कहीं डॉक्टर निकला, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, मैं देश छोड़ दूंगा। वरना ये बोले इनके पार्टी अध्यक्ष देश छोड़ेंगे, ये मुख्यमंत्री को सजा देंगे अपने। अब ये आप पूरा देश सुन रहे हैं, मैं कबूल कर रहा हूं, मैं लाइव जवाब दे रहा हूं। आप दीजिए। आप मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उमेश जी ने अपने आप को नार्को टेस्ट के लिए प्रस्तुत किया। अच्छी बात है, ईमानदार लोगों को ऐसी नार्को टेस्ट के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। ये ईमानदारी हम भारतीय जनता पार्टी से भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी कैलाश विजयवर्गीय और अमित शाह जी वो नार्को टेस्ट के लिए प्रस्तुत करें अपने आप को। कारण ये देखिए, राजनीति में घात, विश्वासघात, ये 4 शब्द हमेशा रहते हैं, आदिकाल से अनादि तक रहेंगे। अरे बड़ोली जी सुनिए, बीच में आप अपनी रामायण पढ़ने लगते हैं। अब अभी महाभारत का जिक्र हो रहा है, रामायण का जिक्र बाद में करेंगे। अब जो महाभारत चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपकी सब बात मान ली। अरे सोनिया गांधी जी से प्रेरणा लेके बीच में देखिए बोल रहे हैं, ऐसे इशू हो रहे हैं। हरीश रावत और कांग्रेस के विधायक क्यों फंस रहे हैं? अनिल देखिए, ऐसा है, मुझे ये बता दीजिए, इसका बता दीजिए। आपको पता है आपके खिलाफ साजिश हो रही है, आपको पता है आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, क्या मदन सिंह बिष्ट ने उस टेप में जो कुछ खाया वो गलत है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि उमेश जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं या बीजेपी की तरफ से काम कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं अनिल, 1 सेकंड 10 सेकंड में। मैंने तो अब उमेश जी खुद ही अपने आप स्पष्टीकरण देने लगे कि वो बीजेपी की तरफ से काम कर रहे हैं। बात मत बदलिए, आपने बात की शुरुआत ही यहीं से की थी। आपने कहा मैंने नहीं कहा भाजपा स्टिंग के ऊपर काम कर रही है। देखिए, कैमरे के पीछे आपको मामू कहता हूं, तो इसलिए मुझे मत कहिए प्लीज। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, देखिए बहुत स्पष्ट, स्टिंग की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, जो स्टिंग में फंस रहे हैं या स्टिंग की कोई चीज है उसकी जांच होनी चाहिए। स्टिंग की राजनीति की बात करेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि हरीश रावत ऐसा क्यों काम कर रहे हैं। लेबोरेटरी की रिपोर्ट आ गई, लेबोरेटरी रावत से आ चुकी है, वॉइस सैंपल हो गया, बड़ी बहस इस बात की है दीपक जी, क्या देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा? अमित शाह जी और मोदी जी के शार्प शूटर्स उत्तर प्रदेश में आसुरी शक्तियों को क्यों ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं? भरोसा है अनिल, आप आइए, फिर मैं जोशी जी को भी लूंगा और अवधेश जी को लूंगा। जी दीपक जी, मुझसे कोई सवाल किया आपने? जी, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक इन्होंने। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्यों माना? पहले तो नहीं मान रहे थे। दूसरा, आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है देश का? आप वो उस दिन एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मैं 112 निकाल लूंगा, फिर पूछूंगा आपसे। अनिल बताइए, आपको क्या लगता है क्यों इनके नेता एक के बाद एक स्टिंग में फंसते जा रहे हैं? मूल सवाल ये भी है, मैंने आपसे पूछा कि क्या आपका आप देखिए दीपक जी, आपके लिए झटका नहीं है, तो क्या ये भी एक इशू नहीं है कि इनके लोग क्यों फंस रहे हैं स्टिंग में, और क्या बीजेपी ये स्टिंग करवा रही है? दीपक जी देखिए, वास्तविकता ये है दीपक जी, उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत ने जितना भ्रष्ट शासन दिया है, इनके तो बहुत सारे स्टिंग हो रखे हैं और भी इनके नेताओं के स्टिंग चल रहे हैं। अगर आप लोकल लेवल में देखेंगे तो इनके बहुत सारे नेता स्टिंगों में हैं। उत्तराखंड के अंदर जिस तरह का शासन हरीश रावत ने दिया,
हरीश रावत ने लगातार भ्रष्टाचार किया। देखिए, आबकारी नीति की बात लगातार आ रही है, इनके प्रमुख सचिव भी उसमें फंस चुके हैं। खनन में इतना बड़ा घोटाला है, आप देखिए मदन बिष्ट ने कहा है कि 15 करोड़ रुपए हर महीने के हरीश रावत को मिलते हैं। हमने नहीं कहा, इनके विधायक कह रहे हैं कि खनन से 15 करोड़ रुपए हर महीने मुख्यमंत्री को मिलते हैं। देखिए दीपक जी, हरीश रावत ने इस राज्य में जो बुरा परंपरा डाली है, जो भ्रष्टाचार का आलम है, अभी देखिए 3 दिन से देहरादून में क्या हो रहा है। पूरा प्रदेश का शराब माफिया देहरादून में बैठा है, पूरा प्रदेश का खनन माफिया देहरादून में बैठा है, बाउंसर बैठा रखे हर विधायक के पीछे पीछे, सारे विधायक सहमे हुए डरे हुए। किस तरह की राजनीति कर रहे हैं हरीश रावत, किस तरह भय की राजनीति कर रहे हैं हरीश रावत। कभी माफ नहीं करेगी आपको। राजीव जी ब्रेक लेना है मुझे, उसके बाद जोशी जी और अवधेश जी से इस बहस की शुरुआत करूंगा। ब्रेक के बाद सवाल यह है कि राजीव त्यागी जी ने यह कहा है कि ये स्टिंग फर्जी है। फर्जी का मतलब समझते हैं कि गलत है, डॉक्टर्ड है। मेरा यह कहना है कि हरीश रावत कुछ खुद मान रहे हैं कि हाँ उसमें आवाज मेरी है, उसमें वीडियो मेरा है, मैंने वो सब बातें मजाक में कही थी। तो सवाल यह है कि राजीव त्यागी जी गलत बयानी कर रहे हैं या हरीश रावत जी। ब्रेक के बाद तो क्या बागियों के लिए झटका है और क्या बहुमत साबित करने के बाद हरीश रावत पर लगे स्टिंग के दाग धुल जाएंगे? इसी पर टुनाइट विद दीपक चौरसिया में हमारी बहस चल रही है। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। अवधेश जी, बड़ा सीधा सवाल है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरफ एक पत्रकार के तौर पर तटस्थ रहते हुए ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर जाती है? सवाल यहां पर यह है कि माना कि बागियों को अब परमिशन नहीं है कि वो वोट कर पाए, इससे हरीश रावत का अंक गणित थोड़ा मजबूत होगा। हालांकि एक विधायक की कमी उनको अभी भी है अगर अंक गणित को देखा जाए और जो इंडिपेंडेंट फ्रंट है 6 लोगों का उसको देखा जाए, लेकिन उसके बावजूद क्या ये बहुमत साबित कर देना उनके दाग धो पाएगा, उनको बिना कलंक के साबित कर पाएगा, और क्या कांग्रेस पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाए रखने को अफोर्ड कर पाएगी? देखिए दीपक जी, 18 मार्च को बहुत सीधी सी बात है, 18 मार्च को जैसे ही पार्टी में विद्रोह हुआ, 9 विधायकों ने विद्रोह किया, ये साफ था कि कांग्रेस के बहुमत दल के नेता वो नहीं रह गए थे विधानसभा में। हरीश रावत को नैतिकता के आधार पर उसी समय त्याग पत्र का प्रस्ताव देना चाहिए था, या उनके पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को कहना चाहिए था कि आपके खिलाफ पार्टी में विद्रोह हुआ है, आप चले आइए। संवैधानिक आधार पर आप बागियों को आप बिल्कुल दल बदल कानून के तहत आप उनको घोषित कर सकते हैं कि अब ये वोट नहीं डालेंगे। लेकिन जो नैतिक प्रश्न आप कर रहे हैं, वो नैतिक प्रश्न के आधार पर 18 मार्च को हरीश रावत विधानसभा में बहुमत खो चुके थे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, जो दूसरे पक्ष का नैतिकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सह नहीं मिलती, यह भी सत्य है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सह नहीं मिलती तो वो 9 विधायक उस ढंग से विद्रोह का झंडा खड़ा करते, इसमें मुझे संदेह है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया वो चलताऊ राजनीति की दृष्टि से तो स्वीकृत हो सकता है कि तू डाल हम पात है, लेकिन नैतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी भी, आप क्यों उंगली उठा रहे हैं, आपकी बात भी तो कह रहा हूं, नैतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी भी यहां कमजोर होती है जब वो उनके विधायकों को लेकर के होटलों और बाकी जगह जाती है। क्योंकि हमारे पास स्टिंग केवल एक पक्ष का है और वो पक्ष, उसमें बहुत चीजें साफ और स्पष्ट हैं। कांग्रेस के लोग राजीव त्यागी भले उसको नकार दें, वो कानूनी रूप से सिद्ध हो या नहीं हो, लेकिन देश में देखने वालों ने माना है कि हरीश रावत बाजाबता पैसे देकर के विधायकों को खरीदने की बात कर रहे हैं। उसके पीछे उमेश जी का मंसूबा कुछ भी हो सकता है, मैं उस पर जाता ही नहीं हूं। लेकिन एक मुख्यमंत्री अगर कहता है कि हम आपको क्या बोल रहे थे, आपको कि टॉपअप में आपका पैसा वापस कर देंगे, यही पंक्ति थी ना। तो जब इतनी बातें हो रही हैं तो उसके बाद नैतिकता का प्रश्न यहां कहां खड़ा होता है? तो मेरा अंतिम जो मेरा कहना हूं, लेकिन एक मुख्यमंत्री अगर कहता है कि हम आपको क्या बोल रहे थे, आपको कि टॉपअप में आपका पैसा वापस कर देंगे, यही पंक्ति थी ना। तो जब इतनी बातें हो रही हैं तो उसके बाद नैतिकता का प्रश्न यहां कहां खड़ा होता है? तो मेरा अंतिम जो मेरा कहना यह है कि कांग्रेस अभी भी गलती कर रही है। हरीश रावत अगर बहुमत दल के नेता नहीं रहे, अगर वो दूसरे किसी को खड़ा करके मुख्यमंत्री बनाते तो ये नौबत आज आती ही नहीं। मथुरा जी, मैं आपको यहां पर जोड़ना चाहूंगा, आपकी पार्टी के प्रवक्ता, मुझे आप ये बताइए कि 9 बागी विधायकों से सिलसिला शुरू हुआ। बागी आपके मतलब हरीश रावत का ओपन विरोध करने वाले आपके कई विधायक थे, आपकी पार्टी ने उनको थामने की कोशिश नहीं की।
क्या आपको नहीं लगता? और इनका भी ये कहना है कि हम कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, हम आवाज उठा रहे हैं हरीश रावत की लीडरशिप के खिलाफ। हमें कांग्रेस की सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें दिक्कत है तो हरीश रावत की लीडरशिप से है। तो आपको नहीं लगता कि हाईकमान भी उतना ही जिम्मेदार है आपका? क्योंकि उन बागी 9 लोगों की बात आपने शुरू नहीं, क्योंकि बगावत आपके घर से ही शुरू हुई। लगता है जोशी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। मैं फिर से उनसे यह सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं अनिल को यहां पर जोड़ूंगा। अनिल, ये जवाब मैं दे दूं? एक मिनट, अनिल को मैं यहां पर जोड़ूंगा। अनिल, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो अवधेश जी ने कहा कि अगर बीजेपी विद्रोहियों को 9 लोगों को मुंह ना लगाती, उनको होटलों में न घुमाती, उनको चार्टर्ड प्लेन न देती, उनको प्रश्रय न देती, आपके नेता उनको लेकर दिल्ली ना आते, अपने खर्चे पे होटल में न रुकवाते, तो शायद इतनी शय मिलने के बाद ही आपको जो है वो 9 बागी सरकार गिराने को राजी हुए। तो अपरोक्ष रूप से तो बीजेपी का इसमें समर्थन था ना। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप कैसे भागेंगे? चार्टर्ड प्लेन से लाया गया उनको, बोला ना मैंने। देखिए दीपक जी, सबसे अधिकांश बातें वो सब आपकी काल्पनिक हैं कि हमने खर्चा किया। काल्पनिक बातें हैं दीपक जी। लेकिन देखिए, मानता हूं दीपक जी, आप भी काल्पनिक बातें चार्टर्ड प्लेन से नहीं लाया गया। अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन देखिए ये अपेक्षाएं तो हमसे ना कीजिए कि कांग्रेस की अगर सरकार गिर रही हो, कांग्रेस के घर के अंदर विरोध हो रहा हो, कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो कांग्रेस के वित्त मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, हरक सिंह रावत जो पिछले 15 सालों से कद्दावर नेता हैं, उनके जो बाकी 9 लोग हैं वो कैबिनेट दर्जा मंत्री के विधायक, दर्जाधारी विधायक हैं, अगर ये लोग उनके खिलाफ बगावत करते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि हम क्या कांग्रेस को समर्थन करें? हम क्यों नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार, ऐसी सरकार जो कि भ्रष्ट सरकार है, वो क्यों ना गिरे? तो इसलिए हमसे कम से कम ये अपेक्षा ना की जाए कि कांग्रेस की गिरती हुई सरकार को हम समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन देखिए दीपक जी, उत्तराखंड के अंदर क्या हो रहा है? उत्तराखंड के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर कितना भ्रष्टाचार बढ़ा और हरीश रावत तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सारे लोग विधायक भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरे, आंदोलन करे, जनता के बीच जाए, सरकार को घेरे, सदन में घेरे। अवधेश जी, यहाँ यही हुआ है। देखिए दुर्भाग्य ये है, देखिए दुर्भाग्य ये कि छोटा राज्य है, इसलिए आप लोगों को दिल्ली में पता नहीं लगता है, लेकिन हम सड़क में रोज ईंट से ईंट बजाने में लगे हैं कांग्रेस की। जब से कांग्रेस के भ्रष्टाचार आए हैं, जब से यहाँ खनन माफिया का जोर आया हरीश रावत के साथ, भारतीय जनता पार्टी तब से हम लोग लगातार सड़क में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि छोटा राज्य, हम छोटे राज्य के लोग हैं, आप लोगों को दिल्ली में दिखाई नहीं देता, लेकिन हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं हरीश रावत के खिलाफ। नहीं, दिल्ली से हम दिल्ली से पूरी तरह दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। देखिए 4 साल का एंटी इनकम्बेंसी जो कांग्रेस की थी, उसको आप लोगों ने मिनट में हाशिए पर डाल दिया अपनी रणनीति से। इस समय हरीश रावत के प्रति प्रदेश में सहानुभूति है लोकतंत्र से, और आपको रक्षात्मक होना पड़ रहा है, तो आपकी रणनीति तो फेल कर गई। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जवाब दे ले अनिल जी, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। दीपक जी मैं बताना चाहूंगा, दीपक जी, हाँ देखिए दीपक जी, ये दिल्ली का परसेप्शन हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो गई। हरीश रावत के खिलाफ जो आक्रोश इस वक्त देवभूमि के लोगों में है, आप उसका आकलन नहीं कर सकते, उसको नाप नहीं सकते। जिस तरह से सीढ़ियां आ रही हैं, हरीश रावत बदनाम कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, उत्तराखंड से आपका बहुत ताल्लुक रहा है। उत्तराखंड के लोग अपनी निष्ठा के लिए, अपनी ईमानदारी, अपने भोले भालेपन के कारण जाना चाहते हैं, और हरीश रावत ने क्या नाम खराब किया है, कितना बदनाम किया उत्तराखंड के लोगों को, इसलिए लोगों के अंदर आक्रोश है। और देखिए हरीश रावत का सोशल बाइकआउट होने वाला है, लोगों ने तय कर लिया है कि हरीश रावत का सोशल बाइकआउट करेंगे। मैं एक बात कह दूं, मैं राजीव जी एक काउंटर सवाल पूछना चाहता हूं, आप अनिल की बात का जरूर जवाब दीजिए। आपने कहा कि ये स्टिंग फर्जी है। फर्जी का मतलब बोलता है कि ऑडियो वीडियो सुपर इम्पोज किया गया हो, उसमें किसी तरह से छेड़छाड़ की गई हो। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि खुद हरीश रावत मानते हैं कि उसमें वो आवाज मेरी है। खुद हरीश रावत बोलते हैं कि हाँ मैं मिलने गया था। खुद हरीश रावत बोलते हैं कि हाँ मेरी ये बात हुई थी लेकिन मजाक में थी। खुद हरीश रावत ये मानते हैं कि देवभूमि है, यहाँ हर देव को प्रणाम करना पड़ता है। मैंने बोला कि आप क्यों गए थे, तो उन्होंने, उनके शब्द थे, ये देवभूमि है, यहाँ हर तरह के देव को प्रणाम करना पड़ता है, इसलिए मैं गया था। अब मुझे बता दीजिए, आप इसको फर्जी कह रहे हैं, आप इसको फर्जी कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं आप गलत बयानी कर रहे हैं या हरीश रावत जी गलत बयानी? हरीश रावत जी अगर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उसका जवाब तो वो देंगे। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते बहुत स्पष्ट, वो खुद फर्जी नहीं कह रहे जो स्टिंग के अंदर है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना।
तर्क भी तर्क होता है। हाँ, तर्क वितर्क नहीं कर रहा हूं, ना वितांडवाद कर रहा हूं, बिल्कुल तर्क प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे कांग्रेस पार्टी को और मुझे बहुत स्पष्ट अपने संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा है। जिस दिन वो प्रूव कर देंगे कि हां ये स्टिंग ठीक है, हम स्वीकार कर लेंगे कि हां ठीक है, हरीश रावत जी की गलती थी इसमें। अगर कोई भी स्टिंग हो, XYZ, कोई भी कानूनी प्रक्रिया हो, सिद्ध कर देंगे तो आप कहां बोल देंगे झूठा है? जब सिद्ध हो जाएगा, जब सिद्ध हो जाएगा, खुद बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार, राजीव जी फिर वही, मैं बार बार सिद्ध हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, स्टिंग और स्टिंग के कंटेक्स्ट में मुझे पूर्णतः डाउट है। भैया हरीश रावत ने जी ने बोला, हरीश रावत जी देखिए जो बोल रहे हैं, आप उनसे सवाल पूछिए करने वाले प्रस्तुत, अब मैं विनोद जो बलूनी जी ने कहा, अनिल बलूनी, तो मैं देश छोड़ दूंगा। अनिल बलूनी जी ने एक बात कही कि उनको कोई अफसोस नहीं है इस कृत्य को करने के लिए। मैं स्वागत करता हूं इस बयान का, और राजनीतिक लोगों को इतना कहना उसका बहादुर भी होना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि वंस मैन नेक्टर इज अनदर्स मैन पॉइजन। एक चीज जिसके लिए मेरे लिए हो सकता है वो अमृत हो, आपके लिए हो सकता है वो जहर हो जाए। तो राजनीति में एक दूसरे से लाभ लिया जाता है, एक दूसरे की कमियों का लाभ लिया जाता है ना। हाँ बिल्कुल, मैं स्वीकार करता हूं। हमें उस पर आप दुआ करिए भैया ये अमृत ना हो। हमें लेकिन उस पर कोई रंज नहीं है। हमें रंज इस बात पे है कि देश के दल बदल कानून को धता बताई गई, देश के विधानसभा के स्पीकर को धता बताई गई, और देश में जिस तरह से एक वातावरण बनाया जा रहा है संवैधानिक संस्था जो, अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया भाई, सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी सरकार ने क्या किया? क्या मोदी जी असम की मीटिंग छोड़ करके राष्ट्रपति शासन बनाने के लिए बता देता हूं, कोई तर्क क्या नहीं आए थे? मैं पूछना चाहूंगा अभी अनिल बलूनी जी से कि अनिल बलूनी जी मुझे बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार एक वोट से गिरनी तय थी, लेकिन फ्लोर ऑफ हाउस पे टेस्ट हुआ और सरकार की, इसलिए फ्लोर ऑफ टेस्ट पे और बलूनी जी मुझे बताइए, आप लोग भयभीत हैं हरीश रावत जी की पॉपुलरिटी से? आप लोग भयभीत हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड में त्रासदी के बाद हरीश रावत सरकार ने काम किया? आप लोग भयभीत हैं इस बात के लिए कि 40,000 नई नौकरी लेकर हरीश रावत आए? आप लोग भयभीत इस बात से हैं कि हमने 20 तरह की नई पेंशन योजना? आप लोग भयभीत इस बात से? ईमानदारी से टाइम दे रहा हूं, काटूंगा मैं फिर आपको। मुझे ये बता दीजिए कि जो नेचुरल कैलामिटी हुई थी केदारनाथ की, अफसोसजनक त्रासदी जिससे पूरा देश प्रभावित हुआ था, उसके बाद का काम विजय बहुगुणा ने किया था मेजर। वो सब लॉन्च करके गए थे। हरीश रावत उसके बहुत बाद आए थे जब लोगों ने ये प्रूव करने की कोशिश की वहां आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते कि विजय बहुगुणा ठीक काम नहीं कर रहे। अनिल बलूनी जी आइए। विजय बहुगुणा जी ने मैं आ रहा हूं, उत्तराखंड में वो काम किया है जो देवों की भूमि में नहीं होना चाहिए था, जो प्रजातंत्र के साथ उन्होंने किया। बागी होने से पहले तक उनके सारे काम अच्छे थे। चलिए, नहीं मैं तो नहीं कह रहा इस बात को, जांच हो जाए, उनकी भी कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। अनिल मैं आपके पास आऊंगा। मथुरादत्त जोशी जी मेरा सवाल नहीं पूछ पाए थे, सुन पाए थे। मथुरादत्त जोशी जी मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर ये सब स्टिंग ऑपरेशन गलत है, फर्जी है, तो आपके विधायक मदन बिष्ट सामने आके क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये सब गलत सलत है? उन्होंने छुप के ईमेल से भेज के क्यों FIR करा दी? गाजे बाजे के साथ जाते थाने, बोलते ये पॉलिटिकल मसला है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये FIR अच्छी बात है, ये FIR कल हुई है, जब हुई है, जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सारे पत्रकारों को पता लग गया था, चैनल्स पे इसका मुझे समय नहीं मिला है। हाँ दीपक जी, जोशी जी आप सवाल तो सुन लीजिए, करिए, मैं आपको जोड़ रहा हूँ, आप सवाल ही नहीं सुन रहे, मैं क्या कर सकता हूँ? हमको समय देंगे, समय नहीं मिला है। नहीं, मैं आपका लिंक ही नहीं हो पा रहा हमसे। मैं तो 1 घंटे से बैठा हूँ यहाँ पर। चलिए बोलिए आप हम बड़ी दूर से आपने बुलाया हमको। अगर आप देखिए, मैंने बलूनी जी को बहुत लंबा सुना, बहुत भारतीय जनता पार्टी भी बोल रहे हैं आपके फेवर में को याद दिलाना चाहता हूँ। नहीं, मैं जरा बलूनी जी को कुछ याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2007 से 2012 तक उत्तराखंड में इनकी सरकार थी, तब क्या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था? इन्होंने 2 मुख्यमंत्रियों को हटाने का काम किया। उन मुख्यमंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप क्या भाजपा के नेताओं ने नहीं लगाए थे? क्या खंडूरी जी जब मुख्यमंत्री थे, जिसको खंडूरी है जरूरी के नारे के साथ ये दोबारा मुख्यमंत्री बना के लाए थे, उनके साथ जो सारंगी जी थे वो कितनी बड़ी सारंगी बजा रहे थे? क्या खंडूरी जी के बाद जब आप निशंक जी को लाए, उनको हटाया गया, जो आपके चैनल पर बैठे हैं, क्या स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ था? क्या
अरे मैं तो आपसे जोशी जी मेरा सिर्फ ये तर्क है, मैंने माना हो सकता है निशंक ने भ्रष्टाचार किया हो सकता है नहीं, ये तो प्रूव हुआ जिसकी वजह से इस्तीफा हुआ उनका। प्रूफ कुछ नहीं हुआ, गलत बयानी मत करिए राजीव, आरोप लगे थे, मैं खुद मान रहा हूँ, लेकिन ये हरीश रावत को भी तो नहीं देता मौका की वजह भ्रष्टाचार में। मेरा कहने का आशय ये है कि भाजपा के यहाँ तो प्रूव हो रहा है भ्रष्टाचार में बोल रहे राजीव जी, मैं क्या बोलूँ आपको? अनिल जवाब दीजिए, अध्यक्ष खुद संवैधानिक कहाँ से बोलेंगे जब पकड़ा प्रूव हो जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में, जब जांच में प्रूव हो जाएगा, मत मानिए किससे नहीं मानता, जब जांच में प्रूव हो जाएगा तो किस मुंह से राजीव त्यागी है? मैं भविष्य वक्ता हूँ दीपक जी, आप भविष्य वक्ता है, ये तो जांच में पता चलेगा। लॉजिक की कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, जितने भी इसमें कॉमन सेंस, एक में आप कह रहे हैं जब प्रूव हो जाएगा तो मैं मान लूंगा, जब प्रूव हो जाएगा तो आपको मानना ही पड़ेगा, आपका कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। बहुत सम्मान करता हूँ, अनिल का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं बात पहले दीपक जी मैं बोल रहा हूँ, आपने अनिल जी को बहुत समय दिया, प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैंने राजीव त्यागी जी को भी समय दिया बहुत, उनसे पूछ लीजिए, मुझे समय दिया। नहीं देखिए अन्याय नहीं है अनिल जी, आप खुद बोले हैं, बहुत लंबा आप बोले, आप 2-4 बार का जवाब बाद में दे दीजिएगा, पहले मैं बोल लूं अपनी बात। आज कितनी मुझको क्या मजेदार बात बोल रहा हूं, मुझे समय मिलना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता, दोनों प्रवक्ता कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए, एक बात कर रहा है कि पिछली सरकारों ने किया, कहा कि नार्को टैक्स करा, आपने नहीं कह रहा कि हरीश रावत दीदी में क्या कर रहे हैं, कोई चर्चा करने के लिए आपने 2 मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए हैं कि नहीं हटाए हैं? अरे छोड़िए, आपकी बात करो भाई। हरीश रावत कोई मुख्यमंत्री ऐसे सीढ़ी पे खरीद फरोख्त करते हुए देखा गया है क्या? खंडूरी जी को बताइए, किया कि नहीं किया हरीश रावत ने? ये बात करते आवाज गति से मत बोलिए, जब आपको टाइम दिया जाए तभी बोलिए। इसने खरीदा, ऐसे बहस नहीं होती जोशी जी, आप पहली बार आए चैनल पे। दूसरी बात यह है कि अगर सीडी बनी थी तो वो सीडी पहली तो सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि 24 घंटे के अंदर आप उस सीडी को दिखाओगे। दूसरी बात यह है कि आप किसी का कोई नियम नहीं। ठीक है, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। सीडी दूसरे बागियों को देने का काम क्यों? तो बड़ी बहस का विषय ये है कि क्या स्टिंग के बावजूद अपने पर लगे दाग, स्टिंग के बाद अपने पर लगे दाग धो पाएंगे हरीश रावत, और क्या ये नैतिक हार नहीं है बीजेपी और बागियों की? एक कंक्लूडिंग कमेंट सबसे लेते हैं, वक्त हमारे पास कम है। उदय जी, आज वेंकैया नायडू जी ने बड़ी बात कही। उनका कहना है कि जिस तरह से स्पीकर अपनी असेंबली को ट्रीट करता है, जहां सरकार के फेवर में होता है या नई सरकार बनी उसके फेवर में होता है, वहां पे विधायक की दल बदल पे कोई कार्रवाई नहीं करता है। 2.5 साल 3 साल हमने देखा है सरकारें चलती रही हैं और दल बदल के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में क्या अब आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि दल बदल कानून पर फिर से एक पुनर्विचार हो? देखिए, दल बदल कानून अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये तो लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। हालांकि इसके पीछे भाव ये था कि आप बिना विचार के किसी लोभ लालच से अपने निजी हित अहित के कारण आप दल न बदले, लेकिन अब ये हो गया कि या तो थोक भाव में जाओ या फिर डर से जो है बने रहो। आखिर 9 विधायकों ने अगर हरीश रावत के खिलाफ विद्रोह किया तो उनकी आवाज का कोई महत्व होना चाहिए। आप कानूनी रूप से उसको दबा दे रहे हैं, तो दल बदल कानून पर पुनर्विचार की निश्चित आवश्यकता है। लेकिन कोई दल, दीपक जी, इस समय दल बदल कानून पर विचार इसलिए करने को तैयार नहीं होगा क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ये चाहता है कि सारे दल के नेता उसके इशारे पर काम करें। ये हमारी स्थिति हो गई। राजीव जी 30 सेकंड। देखिए, वेंकैया नायडू जी ने बात कही है विधानसभा अध्यक्ष के बारे में, आर्टिकल 212 को या तो वो चेंज कर दें, जो संविधान का आर्टिकल 212 है उसको चेंज कर दें, जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था। और वो न्यायपालिका का हस्तक्षेप, केंद्रीय मंत्रिमंडल का हस्तक्षेप, किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो संविधान भी बदलना चाहती है, संविधान से खिलवाड़ भी करना चाहती है और साथ साथ विधानसभाओं से खिलवाड़ करना चाहती है, जो चिंता का विषय है। अनिल, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि वाकई इसको बदलने की जरूरत है? देखिए दीपक जी, ये बड़ा व्यापक प्रश्न है और इस पर बड़ा सोच विचार होना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए। लेकिन आज जो उत्तराखंड की स्थिति में उस पर कहना चाहता हूं कि देखिए, स्पीकर ने किस तरीके से कानून में जो उनके पास जो शक्तियां हैं उसका दुरुपयोग किया है। 9 लोगों को बाहर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का एक जो नेता है कि भीमलाल आर्य,
वो उनके साथ घूम रहा है, पार्टी का व्हीप का भी उल्लंघन कर चुका है, लगातार उल्लंघन कर रहा है लगातार, और उसके बावजूद उसकी सदस्यता को खत्म नहीं किया जा रहा है। तो मुझको लगता है कि स्पीकर जो है, जिस तरीके से उत्तराखंड के स्पीकर ने काम किया, उस पर भी सोचा जाना चाहिए कि आखिर कोई स्पीकर कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है और शक्तियों का किस तरह से मिसयूज कर सकता है, इस पर भी विचार होना चाहिए। बिल्कुल, इन तमाम चीजों पर विचार होना चाहिए। भी देख लीजिए जरा जी, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। राजनीति में अगर बेहतर व्यक्ति आने लगेंगे तो ये सारी समस्या का समाधान हो सकेगा। जब धन बल, बाहुबल, व्यक्तिगत हित के आधार पर, निष्ठा पर व्यक्ति आएंगे तो लोगों भी होगा ना बेहतर लोगों को, तो लोगों को लाना पड़ेगा ना, निष्ठा नहीं चाहिए, निष्ठा नहीं चाहिए। तो ये है समस्या असल में व्यक्ति की है। चलिए, मुझे फिलहाल यही रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारी बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन